हरिओम ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता अवधान और मस्तिष्क स्वास्थ्य ब्रेन हेल्थ इस विषय में कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं और उसी को आपके समक्ष लेके आया हूं। अगर मुझसे इसमें कहीं भूल चूक हो शास्त्रीय पद्धति में तो मुझे क्षमा करें। आदरणीय विद्वानों, आचार्यों, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मेरे दर्शक गणों, आप सबको मेरा नमस्कार है। और आज का विषय है, अद्य अस्माकं विषयः अस्ति श्रीमद् भगवद गीता अवधानम मस्तिष्क स्वास्थ्यम च। अस्य व्याख्यानस्य उद्देश्यः, इस व्याख्यान का उद्देश्य गीताम आधुनिक विज्ञाने सीमिताम कर्तुम न। आधुनिक विज्ञान में गीता को घटाना नहीं है, सीमित नहीं करना है, यह उद्देश्य नहीं है, बल्कि गीता से ऐसे प्रश्न निकालना है जिन्हें ध्यान, स्मृति, मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता के संदर्भ में वैज्ञानिक रूप से जांचा जा सके। गीताम आधुनिक विज्ञाने सीमिताम कर्तुम न। अस्य व्याख्यानस्य उद्देश्यः गीताम आधुनिक विज्ञाने सीमिताम कर्तुं न अपितु गीतायाः प्रेरणया ध्यान, स्मृति, मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता संबद्धान परीक्षण योग्यान प्रश्नान निर्मातुमस्ति। यह हमारा उद्देश्य है। यह हमारा उद्देश्य है। यह व्याख्यान किस लिए है? अस्माकं सूत्रम, हमारा सूत्र है शास्त्र से प्रश्न, शास्त्रों से प्रश्न, विज्ञान से परीक्षण, वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण करना और समाज के लिए उपयोग। और इसका समाज में क्या उपयोग होगा, वह सूत्रम अस्ति अस्माकं प्रश्नाः विज्ञानात् परीक्षणम समाजाय उपयोगः। हमें यह नहीं कहना है कि आधुनिक विज्ञान का सब ज्ञान पहले से गीता में था। और क्षमा करें मुझसे अगर इसमें गलती हो, कुछ बातों में जरूर था, लेकिन जब हम वैज्ञानिक पद्धति से विचार करते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो हमें यह नहीं कहना है कि आधुनिक विज्ञान का सब ज्ञान पहले से गीता में था। अधिक उपयोगी यह होगा, यह है कि हम शास्त्रीय अवधारणाओं को सावधानी से परिभाषित करें, डिफाइन करें और उन्हें मापन योग्य शोध प्रश्नों में बदलें। सर्वम आधुनिक विज्ञानम गीतायाम पूर्वमेव आसीत्, गीतायाम पूर्वमेव आसीत् इति वक्तव्यम न आवश्यकम न वैज्ञानिकम। शास्त्रीय संकल्पनाः सावधानतया परिभाष्य मापन योग्येषु अनुसंधान प्रश्नेषु परिवर्तनीयाः। संस्कृत विद्यार्थी केवल श्लोक खोजने वाले सहायक न रहे, वे अध्ययन की रूपरेखा, रिसर्च स्टडीज की रूपरेखा बनाने वाले सह अन्वेषक बने, को इन्वेस्टिगेटर बने। संस्कृत छात्राः केवलं श्लोकान्वेषकाः सहायका न भवेयुः, ते अध्ययन रचनायाः सह अन्वेषकाः भवेयुः। वो अन्वेषण के कार्य में आगे बढ़े, यह जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज हम 7 मुख्य क्षेत्रों से गुजरेंगे। आज हम 7 मुख्य क्षेत्रों में की बात करेंगे। क्या है वे? तनाव, समत्व, इच्छा और क्रोध, कर्मयोग, अवधान, निद्रा, आहार और संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता। अद्य वयं 7 मुख्य विषयान् पश्यामः। तनावः, समत्व, इच्छा, क्रोधः, कर्मयोगः, अवधानम, निद्रा, आहारः, संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता च। और इन सबको अलग अलग विषय ना समझे, इनको अलग अलग विषय ना समझे। ये मिलकर ध्यान, आत्मसंयम, मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रदर्शन और वृद्धावस्था संज्ञान का दीर्घकालिक अनुसंधान कार्यक्रम बना सकते हैं। और इसमें हमारे संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के छात्र बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, बहुत सहयोग कर सकते हैं। एते पृथक विषया इति न मन्यन्ताम्, एते संयुक्ततया ध्यानस्य, आत्मसंयमस्य, मानसिक स्वास्थ्यस्य, शैक्षणिक प्रदर्शनस्य, वृद्धावस्था
था संज्ञानस्य च दीर्घकालीन अनुसंधान कार्यक्रमं निर्मातुं शक्नुवन्ति। सो अनुसंधान की सप्तपदी, अनुसंधान की सप्तपदी क्या है उस विषय में सोचते हैं। हमारी शोध पद्धति 7 चरणों की होगी। पाठ, भाष्य, संकल्पना, आधुनिक मनोवैज्ञानिक घटक, मापन, दीर्घकालीन परीक्षण और पुनरावृत्ति। अस्माकम अनुसंधान पद्धति ही सप्तपदी भवेत्। पाठः, भाष्यं, संकल्पना, आधुनिक मनोवैज्ञानिक घटकः, मापनम, दीर्घकालीन परीक्षणम, पुनरावृत्ति च। उदाहरण के लिए समत्व शब्द को सीधे इमोशनल रेगुलेशन कह देना पर्याप्त नहीं है। समत्व, इसको इमोशनल रेगुलेशन नहीं कहना चाहिए। पहले शास्त्रीय अर्थ समझना होगा, जिसमें हमारे पंडितों की, संस्कृत के विद्वानों की बहुत आवश्यकता है। फिर यह देखना होगा कि उसका कौन सा भाग वैज्ञानिक रूप से मापा जा सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति में हमें हर विषय को मापना होता है, उसको हमें एक बॉक्स में डालना होता है, उसके पीछे एक नंबर लगाना होता है, फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं। तो उसमें हमें शास्त्रीय ज्ञान के जो पंडित हैं उनकी बहुत आवश्यकता है। तो हमारे जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं और जो विद्वान हैं वो इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। उदाहरणतः समत्वम इति पदम प्रत्यक्षतया आधुनिक भावना नियंत्रणेन समानम इति वक्तुं न शक्यते। प्रथमं शास्त्रीयार्थ ज्ञेयः, ततः तस्य मापन योग्यः अंशः निश्चितव्यः। तब अर्जुन के विषय के, विषाद के विषय में थोड़ा विचार करते हैं। अर्जुन विषादः, अर्जुन विषादः, अर्जुन विषादः। अत्र तनावग्रस्त शरीरम विचलितम अवधानम निर्णय संकटम च अध्ययनस्य विषयाः भवन्ति। अब हम पहले खंड में पहुंच रहे हैं और इसमें अर्जुन विषाद की को याद कर रहे हैं। यह तनावग्रस्त शरीर, विचलित ध्यान और निर्णय संकट, तनावग्रस्त शरीर, विचलित ध्यान और निर्णय संकट का अध्ययन है। क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन बोलते हैं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इस प्रकार जो है वो अपनी तनावग्रस्त स्थिति को बताते हैं। कहते हैं कि मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में भ्रमतीव च मे मनः। यहां दर्शन से पहले शरीर बोलता है। गीता हमें एक ऐसी अवस्था दिखाती है जिसमें नैतिक और सामाजिक तनाव शरीर, ध्यान और निर्णय को एक साथ प्रभावित कर रहा है। अत्र दर्शनात् पूर्वम शरीरमेव वदति। नैतिकः सामाजिकश्च तनावः शरीरम अवधानम निर्णय शक्तिं च एकस्मिन् समये प्रभावितुं शक्नोति इति दृश्यते। तो वैज्ञानिक प्रश्न यह है, साइंटिफिक क्वेश्चन यह है कि ऐसी स्थिति में कौन से शारीरिक और संज्ञानात्मक परिवर्तन मापे जा सकते हैं। यह एक रिसर्च क्वेश्चन बनता है। एतादृश्याम अवस्थायाम के शरीर क्रियात्मकाः संज्ञानात्मकाश्च परिवर्तनाः मापयितुं शक्यन्ते। तनाव केवल मन की बात नहीं है, तनाव केवल मन की बात नहीं है, तनाव केवल मन की बात नहीं है। क्षमा करें, एक फोन आ गया। तो हम बात कर रहे थे कि तनाव के विषय में, कि मुख का सूखना, कंपन, त्वचा में गर्मी, हाथ की पकड़ कमजोर होना और मन का भ्रमित होना, ये सभी हमें बताते हैं कि तनाव पूरे शरीर की घटना है। तनाव पूरे शरीर की घटना है। मुख शोषः, कंपनम, त्वग्दाहः, हस्तग्रहणस्य दुर्बलता, मनोभ्रमश्च एते सर्वे दर्शयन्ति यत् तनावः संपूर्ण शरीरस्य घटना अस्ति। हम हृदय गति, श्वास, हृदय गति परिवर्तनशीलता, त्वचा चालकता, लार, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन
और कार्य स्मृति को माप सकते हैं। रिसर्च के एंगल से जब हम सोचते हैं तो हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर, कॉर्टिजोल, इन सबको हम जो है माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हृदय गति ही श्वास, हृदय गति परिवर्तनशीलता, त्वक चालकता, लारासु कॉर्टिसोल, कार्य स्मृति ही च मापयितुम शक्यन्ते। इस प्रकार श्लोक केवल प्रेरणा देता है, निष्कर्ष प्रयोगात्मक आंकड़ों से आएगा। एवं श्लोक प्रेरणां ददाति, निष्कर्ष प्रयोगात्मक दत्ताक्षात् आगच्छेत। प्रयोगात्मक दत्तांशात आगच्छेत। तो ये बहुत एक सिंपलिस्टिक बात है। मेडिसिन में इसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि जब हम चिंतित होते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, वेरिएबिलिटी हार्ट रेट की चेंज होती है, बदलती है। कॉर्टिसोल वगैरह ये जो हमारे हार्मोन है, जिसको हिंदी संस्कृत में लार कहा जा रहा है, ये सब होते हैं। और यह जो है यह, लेकिन उस समय में जिस सटीकता के साथ अर्जुन की स्थिति, फिजिकल स्टेट, मुखशोष, कंपन, रोमांच, त्वचा दाह, धनुष का गिरना और मन का भ्रमित होना, यह इतनी सुंदरता से व्याख्यान किया गया है। यह बताती है कि उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल था वो कितना सही था, कितना सही था। तब अमिगडला से बात करते हैं। लोकप्रिय भाषा में अमिगडला को मस्तिष्क का अलार्म कहा जाता है, पर यह पूरी बात सच नहीं है। लोकप्रिय व्याख्यायाम अमिगडला मस्तिष्कस्य चेतावनी तंत्रम इति कथ्यते, किंतु एतत् पूर्णम सत्यम नास्ति। स्मृति और प्रसंग में हिप्पोकैम्पस, ब्रेन में एक ऑर्गन होता है, क्षेत्र होता है, उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो स्मृति और प्रसंग में हिप्पोकैम्पस, शरीर क्रिया में हाइपोथैलेमस, विकल्प और नियंत्रण में पूर्व ललाट क्षेत्र फ्रंटल लोब, और भावनात्मक महत्व में अनेक अन्य तंत्र भाग लेते हैं। तो हमारे मस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र हैं, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, फ्रंटल लोब, दूसरे भी एरियाज हैं, लिम्बिक सिस्टम, पैरालिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। तो ये तंत्र जो है हमारे भाग लेते हैं जब अलार्म होता है, चिंता होती है, उस भागना रहता है, ऐसे स्थिति बनती है। तो ये जो हमारे मस्तिष्क में जो क्षेत्र हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। स्मृतौ प्रसंगे च हिप्पोकैम्पसः, शरीर क्रियायाम हाइपोथैलेमसः, विकल्पे नियंत्रणे च पूर्वललाट प्रान्तः, भावनात्मक महत्वे च अन्यानि तंत्राणि भागम गृह्णन्ति। अतः भय या चिंता का कोई एक अकेला केंद्र नहीं है, यह नेटवर्क की घटना है। तो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में नेटवर्क्स है, और ये एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को प्रभावित करता है, नेटवर्क में काम करते हैं। भयस्य चिंतयाश्च एकम एकाकी केंद्रम नास्ति। कहने का अर्थ है कि सिर्फ एक ही स्थान, एक ही केंद्र नहीं है, एक नेटवर्क है। ऐसा तंत्र जालस्य घटनास्ति, ऐसा तंत्र जालस्य घटनास्ति। और अर्जुन का मूल्य संघर्ष क्या था? अर्जुन का संकट केवल डर नहीं है, अर्जुन का संकट केवल डर नहीं है, वो तो इतना विश्वविख्यात उस समय में योद्धा था। तो उसको, उसका जो भय था अर्जुन का, वह एक विचित्र प्रकार का भय था। एक ओर तो कर्तव्य, न्याय और उत्तरदायित्व था, और दूसरी ओर करुणा, गुरु भक्ति, कुल स्नेह और सामाजिक परिणाम। अर्जुनस्य संकटम केवलम भयम नास्ति, एकस्मिन् पक्षे कर्तव्यम, न्यायः, उत्तरदायित्वम, अन्यस्मिन् पक्षे करुणा, गुरु भक्ति, कुल स्नेह, सामाजिक परिणामाश्च, ये सब थी। इसे मूल्य संघर्ष या नैतिक निर्णय संकट कहा जा सकता है। एतत् मूल्य संघर्षः अथवा नैतिक निर्णय संकटः इति कथयितुं शक्यते। हम अध्ययन कर सकते हैं कि नैतिक संघर्ष ध्यान को संकुचित करता है या नहीं। एक शोध का प्रश्न है कि नैतिक संघर्ष ध्यान को संकुचित करता है या नहीं, कार्य स्मृति को घटाता है या नहीं, और निर्णय में कितनी देर लगती है। या और भी बड़ी बात बोले तो बोले कि किस प्रकार की हमारी, जिसको कि हिंदी में हम संस्कार कहते हैं,
किस प्रकार की अपब्रिंगिंग, माहौल से हमारे मस्तिष्क के कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं जिससे कि हम इस पक्ष को पकड़ें या उस पक्ष को पकड़ें, उसका निर्धारण होता है। नैतिक संघर्ष अवधानम संकुचितम करोति वा कार्य स्मृतिम दुर्बलताम दुर्बलाम करोति वा निर्णय कालम वर्धयति वा एतत् परीक्षणीयम। एतत् परीक्षणीयम। स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञता। अब हम संकट से स्थिरता की ओर बढ़ते हैं। स्थित प्रज्ञता का अर्थ भावना का अभाव नहीं, बल्कि भावना से बह न जाना। भावना से बह न जाना वह है स्थित प्रज्ञता। अधुना संकटात स्थैर्यम प्रति गच्छामः। स्थित प्रज्ञता भावना भावः न, अपितु भावनया अनियंत्रिततया न नियमानता अस्ति। श्लोक कहता है भगवद गीता में दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक कहता है कि दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगता स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिता स्थिता धीर्मुनिरुच्यते। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा नहीं बढ़ती, और जो राग भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थित धी कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगता स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिता धीर मुनि रुच्यते। स्थित धी कहा जाता है उसे। दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगता स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थिता धीर मुनि रुच्यते। बहुत अच्छी बात है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमें दो चीजें अलग अलग मापनी चाहिए। दो चीजें मापनी है, भावनात्मक प्रतिक्रिया कितनी तीव्र है और व्यक्ति कितनी जल्दी सामान्य अवस्था में लौटता है। वैज्ञानिक दृष्टया द्वे वस्तुनि पृथक मापनीयौ। भावनात्मक प्रतिक्रियायाः तीव्रता सामान्यावस्थां प्रति प्रत्यागमनस्य वेगश्च। कम प्रतिक्रिया और तेज पुनर्प्राप्ति एक ही बात नहीं है। न्यून प्रतिक्रिया शीघ्र पुनर्प्राप्तिश्च एकमेव न सत्, एकमेव न स्तः। एक ही बात, ये दोनों नहीं है। तो समत्व का परीक्षण कैसे करें, समत्व को प्रयोगशाला में कैसे जांचे, यह प्रश्न उठता है। तनाव के बाद हृदय गति कितनी जल्दी सामान्य होती है, यह एक माप हो सकता है। नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद क्या व्यक्ति पुनः कार्य पर ध्यान लगा पाता है, यह दूसरा माप हो सकता है। यदि नियमित अभ्यास करने वाले लोगों में एक पुनर्प्राप्ति तेज है, तो वह परीक्षण योग्य परिकल्पना होगी। समत्व प्रयोगशालायां कथम परीक्षेम, तनावनंतरम हृदय गति कियत् शीघ्रं सामान्यतां गच्छति एतत् एकं मापनं भवेत्। नकारात्मक प्रतिसादानंतरम व्यक्ति पुनः कार्ये अवधानं स्थापयति वा एतत् द्वितीयं मापनं भवेत्। यदि नियमिताभ्यासिनां यदि नियमित अभ्यासिनां पुनर्प्राप्तिः शीघ्रतरा भवति तर्हि एषा परीक्षण योग्या परिकल्पना भविष्यति। यदि नियमित अभ्यास करने वाले लोगों में यह पुनर्प्राप्ति तेज है, तो वह परीक्षण योग्य परिकल्पना होगी। जब हम गीता की एक प्रसिद्ध व्यवहार श्रृंखला पर आते हैं, ध्यान से संग, संग से काम और काम की बाधा से क्रोध, अधुना गीतायाः प्रसिद्धां व्यवहार श्रृंखलां पश्यामः। ध्यानात् संगा,
संगात काम, काम विघ्नात क्रोध। ऐसी बात पे अब हम ध्यान लगाते हैं। आसक्ति, आवेग और व्यवहार विघटन की श्रृंखला। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये श्लोक आते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। इस क्रम में विषय पर बार बार ध्यान, जुड़ाव, इच्छा, क्रोध, सम्मोह, स्मृति विभ्रम और बुद्धिनाश का वर्णन है। अस्मिन् क्रमे विषयेषु पुनः पुनः ध्यानम, संगः, कामः, क्रोधः, सम्मोहः, स्मृति विभ्रमः, बुद्धिनाशश्च वर्णिताः। इसे किसी एक न्यूरोट्रांसमीटर का शाब्दिक वर्णन ना माने, इसे व्यवहारिक क्रम मानकर जांचे। एतत् कस्यचित् एकस्य तंत्रिक रसायनस्य शाब्दिक वर्णनम इति न मन्येत, व्यवहार क्रम रूपेण परीक्षेत। क्या बार बार का ध्यान आकर्षण बढ़ाता है? क्या आकर्षण तृष्णा की भविष्यवाणी करता है? क्या निराशा क्रोध बढ़ाती है? पुनरावृत्त ध्यानम आकर्षणम वर्धयति वा, आकर्षणम तृष्णाम पूर्व सूचयति वा, विफलता क्रोधम वर्धयति वा? यह बातें सोचनी चाहिए। तब हम मनोचिकित्सा से संबंध के विषय में अब थोड़ा विचार करते हैं। इस क्रम की तुलना लत, रुमिनेशन, डिजिटल आकर्षण, आवेग, क्रोध विस्फोट और बाध्यकारी व्यवहार से की जा सकती है। इस क्रम की तुलना लत, रुमिनेशन, डिजिटल आकर्षण, आवेग, क्रोध, विस्फोट और बाध्यकारी व्यवहार से की जा सकती है। अस्य क्रमस्य तुलना व्यसनम, पुनरावृत्त चिंतनम, डिजिटल आकर्षणम, आवेगः, क्रोध विस्फोटः, बाध्यकारी व्यवहारश्च इत्येतैः सह कर्तुम शक्यते। लेकिन समानता प्रमाण नहीं है, पहले संबंध दिखाना होगा। कारण सिद्ध करने के लिए दीर्घकालीन या हस्तक्षेप अध्ययन, इंटरवेंशन स्टडीज चाहिए। लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरवेंशनल स्टडीज की आवश्यकता है, दीर्घकालीन या हस्तक्षेप अध्ययन चाहिए। किंतु समानता प्रमाणम नास्ति, प्रथमम संबंधः दर्शनीयः, कारण सिद्धेय दीर्घकालीनम अथवा हस्तक्षेप अध्ययनम आवश्यकम। कर्मयोग। अब हम परिणाम आसक्ति, प्रदर्शन दबाव और कर्मयोग की ओर बढ़ते हैं। अधुना फलासक्ते है प्रदर्शन दबावस्य कर्मयोगस्य च चर्चाम कुर्मः। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 47-48वां जो श्लोक है, यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। महाभारत में हम बाल्यकाल से इसको सुनते आ रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फल कर्म हेतुर्भू मा ते संगोस्तविकर्मणि। ऐसा हमने जो है बाल्यकाल से यह श्लोक सुना है। आगे योगस्थः कुरु कर्माणि सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मयोग निष्क्रियता नहीं है, वह कर्म पर अधिकार और परिणाम पर सीमित नियंत्रण को पहचानता है। वह सीमित नियंत्रण को पहचानता है। कर्मयोगः निष्क्रियता नास्ति, सह कर्मणि अधिकारम फले सीमितम नियंत्रणम च ज्ञापयति। प्रश्न यह है कि प्रक्रिया केंद्रित प्रशिक्षण परीक्षा चिंता, असफलता भय और पेशेगत दग्धता को घटा सकता है या नहीं। प्रक्रिया केंद्रित प्रशिक्षणम परीक्षा चिंताम, असफलता भयम,
पेशागत दग्धताम च न्यूनम कर्तुम शक्नोति वा। यहां लक्ष्य प्रयास घटाना नहीं बल्कि ध्यान को नियंत्रित प्रक्रिया पर लौटाना है। अत्र लक्ष्यम प्रयत्नम न्यूनम कर्तुम न अपितु अवधानम नियंत्रितुम शक्यायाम प्रक्रियायाम पुनः स्थापितुम अस्ति। कर्मयोगः अनुसंधानः प्रश्नः। हम फल केंद्रित और प्रक्रिया केंद्रित प्रशिक्षण की तुलना कर सकते हैं। फल केंद्रितस्य प्रक्रिया केंद्रितस्य च प्रशिक्षणस्य तुलना कर्तुम शक्यते। नकारात्मक परिणाम के बाद कौन जल्दी पुनः प्रयास करता है? नकारात्मक परिणाम के बाद कौन जल्दी पुनः प्रयास करता है? कोई जो है नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो कौन है वो जो जल्दी उसके लिए फिर से एफर्ट लेना प्रारंभ करता है? कौन त्रुटि से बेहतर सीखता है? कौन लोग हैं जो कि गलती होने के बाद उससे जल्दी सीखते हैं, अच्छा सीखते हैं? कौन प्रतिक्रिया को बिना टूटे स्वीकार करता है? कौन लोग हैं जो कि गलत समय आने पर भी अच्छे उनके फल स्वरूप, उनकी इच्छा स्वरूप रिजल्ट नहीं मिला तो उसको कैसे अपने आप को संभालते हैं, उसको समझना आवश्यक है। नकारात्मक फलानंतरम कह शीघ्रम पुनः प्रयतते, कह त्रुटे उत्तमम शिक्षते, कह प्रतिसादम अवघटितः स्वीकुरुते। दबाव में ध्यान, श्वास, हृदय गति, कार्य स्मृति और वास्तविक प्रदर्शन सभी मापे जा सकते हैं। दबावे अवधानम श्वास हृदय गति कार्य स्मृति वास्तविक प्रदर्शनम च सर्वम मापयितुम शक्यते। सर्वम मापयितुम शक्यते। आत्मनियंत्रण। अब हम आत्मनियंत्रण की बात करेंगे, लेकिन आत्मनियंत्रण को मानसिक रोग के लिए दोषारोपण का साधन नहीं बनाएंगे। अधुना आत्मनियंत्रणस्य चर्चां कुर्मः, किंतु मानसिक रोगिणां दोषारोपणाय आत्मनियंत्रणं न प्रयुञ्ज्महे किंतु मानसिक रोगिणां दोषारोपणाय आत्मनियंत्रणं न प्रयुञ्ज्महे। तो भगवत गीता में 6ठे अध्याय में 5वां और 6ठा श्लोक आता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं आत्म पर्यवेक्षण, आत्म प्रभावकारिता और स्वयं को सहायक बनाने की दिशा में प्रश्न उत्पन्न करता है। आत्म पर्यवेक्षण, आत्म प्रभावकारिता और स्वयं को सहायक बनाने की दिशा में प्रश्न उत्पन्न करता है। उद्धरेदात्मनात्मानम् इति वचनम् आत्म पर्यवेक्षणस्य आत्म प्रभावकारितायाः स्वयमेव सहायक रूपेण भवितुं च प्रश्नान् जनयति। लेकिन अवसाद, डिप्रेशन, मनोविकृति, नशा या अन्य गंभीर मानसिक रोग केवल इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, किंतु अवसादः, मनोविक्षिप्तता, व्यसनम अन्ये च गंभीर मानसिक रोगाः केवलम इच्छा शक्तेः न्यूनता न सन्ति। औषधि, मनोचिकित्सा, सामाजिक समर्थन और सुरक्षित वातावरण का स्थान बना रहना चाहिए। औषधि, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिक हेल्थ, सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट और सुरक्षित वातावरण, सेफ्टी प्लस द मेडिकेशन, औषधि, इनका स्थान बना रहना चाहिए। औषधस्य, मनोचिकित्सायाः, सामाजिक समर्थनस्य, सुरक्षित पर्यावरणस्य च स्थानम अवश्यम भवेत्। अवश्यम भवेत्। अवधान और ध्यान। अब हम इस व्याख्यान के केंद्रीय विषय अवधान पर आते हैं। मन का विचलन असफलता नहीं, उसे लौटाना ही अभ्यास है। अधुना अस्य व्याख्यानस्य केंद्र विषयम् अवधानं पश्यामः। मनसो विचलनं विफलता न पुनरानयनमेव अभ्यासः। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में 26वां श्लोक आता है कि यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियमेत् तद आत्मन्येवावशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्।
मन जहां जहां जाए वहां वहां से उसे वापस लाओ। जब हम मेडिटेशन ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं तो शुरू में बहुत कठिनाई आती है। पहले तो लगातार 5 मिनट बैठना भी जो है बहुत लंबा लगता है। फिर उसके बाद मन इधर उधर भागता है। ध्यान लगाते हैं एक चीज पे, अब पीछे क्या हो रहा है वो सब महसूस होते रहता है। मम्मी क्या बना रही हैं, कौन गिरा, गाड़ी चल रही है, ये सब सुनाई देता है। तो मन जहां जहां जाए वहां वहां से उसे वापस लाओ, गीता यह कहती है। तो यह प्रयास से सिद्ध हो सकता है। गीता वदति यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशम नयेत। इसमें एक स्पष्ट चक्र है। मन भटका, भटकाव का ज्ञान हुआ, ध्यान हटाया, चुने हुए विषय पर लौटाया, कुछ समय स्थिर किया, फिर भटका, यह एक चक्र चलता रहता है। अत्र स्पष्टः चक्रः मना विचलितम विचलनस्य ज्ञानम तस्मात् ध्यान विच्छेदः चयनित विषये पुनर्निर्देशनम स्थिरीकरणम पुनः विचलनम। इस प्रकार यह चक्र चलते रहता है। इस चक्र का प्रत्येक चरण अलग अलग मापा जा सकता है। इसके हर एक जो चरण है उसको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। अस्य चक्रस्य प्रत्येकः चरणम पृथक मापयितुम शक्यते। अवधान के संभावित घटक, अवधान के संभावित घटक, अवधान में सतत ध्यान, चयनात्मक ध्यान, विभाजित ध्यान, बहुकार्य समन्वय शामिल हो सकते हैं। अवधान में सतत ध्यान, चयनात्मक ध्यान, विभाजित ध्यान और बहुकार्य समन्वय शामिल हो सकते हैं। अवधाने सततावधानम, चयनात्मकावधानम, विभाजितावधानम, बहुकार्य समन्वयश्च अंतर्भवितुम शक्नुवन्ति। इसके साथ कार्य स्मृति, क्रम स्मृति, ध्वनि स्मृति, त्रुटि जागरूकता, प्रतिक्रिया नियंत्रण और मानसिक थकान भी जांची जा सकती है। सहैव कार्य स्मृति, क्रम स्मृति, ध्वनि स्मृति, त्रुटि जागरूकता, प्रतिक्रिया नियंत्रणम, मानसिक क्लांतिश्च परीक्षितुम शक्यन्ते। विशेषज्ञ अवधानियों का एक बार अध्ययन उपयोगी है, पर वास्तविक प्रशिक्षण प्रभाव जानने के लिए दीर्घकालीन अध्ययन आवश्यक है। विशेषज्ञ अवधानी जो लोग हैं उनका अध्ययन तो आवश्यक है, और एक बार उनको पढ़ के उनके विषय में हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, पर वास्तविक प्रशिक्षण प्रभाव क्या है, जो वर्षों तक उन्होंने तपस्या की है, अवधान का प्रयोग किया है, उसका दीर्घकालीन अध्ययन की आवश्यकता है, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञावधानी नाम एककालिकम अध्ययनम उपयोगी, किंतु प्रशिक्षण प्रभावम ज्ञातुम दीर्घकालीनम अध्ययनम आवश्यकम। तो गीता में एक श्लोक आता है जो कि मेरा मनपसंद श्लोक है। असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो 2005 में दिल्ली में एक नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे मुझे 3 महीने पशु में, चूहे में रिसर्च करने का अवसर मिला। 3 महीने ही गया मैं। तो उसमें हम वहाँ पे जो हमारी जो टीम थी, वो लोग चूहे में जो है बार बार एक ही प्रकार का स्टिमुलस देके किस प्रकार लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी किस प्रकार बनती है, उस विषय में अनुसंधान कर रहे थे। और आसान शब्दों में कहा जाए तो एक बार, 2 बार, 3 बार अगर किसी को कोई ट्रेनिंग मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो बस उस मेमोरी का एक ट्रेस बनता है जो कि सिर्फ मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। और वही चीज़ जब हम लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, तो मॉलिक्यूलर टेम्पररी फेज से वो परमानेंट फेज प्रोटीन जैसा बन जाता है। ये उसमें था। तो ये जो श्लोक है ये बार बार जो है ना मन में आता है कि संशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम छलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीजों से बार बार करने से जो है, जो शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म में बदल जाती है, वह आवश्यक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो सरल अर्थ है वह है अनुभव और प्रशिक्षण से तंत्रिका, तंत्र की कार्यप्रणाली, संबंध और कभी कभी संगठन बदलने की प्रक्रिया। न्यूरोप्लास्टिसिटी से जो मन का, जो हमारे जो मस्तिष्क में
जो बदलाव आते हैं, नए संबंध और संगठन बनते हैं, उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो अभ्यासेन तो कौन्तेय हमें अभ्यास की भूमिका पर विचार करने को प्रेरित करता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय इति वचनम अभ्यासस्य भूमिकां विचारयितुं प्रेरयति। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सरल अर्थ है अनुभव और प्रशिक्षण से तंत्रिका, तंत्र की कार्यप्रणाली, संबंध और कभी कभी संगठन बदल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी इत्यस्य सरलार्थः अनुभवेन प्रशिक्षेण च तंत्रिका तंत्रस्य कार्यप्रणाली संबंधाः कदाचित संगठनम अपि परिवर्तितुं शक्नोति। लेकिन यह जादू नहीं है। परिवर्तन अभ्यास की मात्रा, गुणवत्ता, आयु, नींद, स्वास्थ्य और वातावरण पर निर्भर करेगा। किंतु एषा माया नास्ति, जादू नहीं है यह। परिवर्तनम अभ्यासस्य मात्रा, गुणवत्ता, आयु, निद्रा, स्वास्थ्यम, पर्यावरणम च आश्रयति। आहार, निद्रा और छात्र स्वास्थ्य। अब ध्यान को जीवन शैली से जोड़ते हैं। नींद, भोजन, गतिविधि और तनाव मानसिक मानसिक स्वास्थ्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य आयाम हैं। अधुना अवधानम जीवन शैल्या सह योजयामः। निद्रा, आहारः, गतिविधिः, तनावश्च मानसिक स्वास्थ्यस्य सार्वजनिक स्वास्थ्य पक्षाः सन्ति। यह 6वें अध्याय में गीता के 16वां और 17वां श्लोक आता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहार का संदेश संतुलन का है, न अति भोजन, न अति उपवास, न अति निद्रा, न निरंतर जागरण। युक्ताहार विहारस्य संदेशः अस्ति संतुलनम, न अत्यशनम, न अत्युपवासः, न अतिनिद्रा, न निरंतर जागरणम। संस्कृत विश्वविद्यालय नींद, भोजन, समय, शारीरिक गतिविधि, तनाव और शैक्षणिक प्रदर्शन को साथ माप सकते हैं। संस्कृत विश्वविद्यालयाः निद्रां, भोजन कालम, शारीरिक गतिविधिं, तनावं, शैक्षणिक प्रदर्शनं च संयुक्तया मापितुं शक्नुवन्ति। यह सरल प्रश्नावली कलाई उपकरण और हृदय गति से भी आरंभ किया जा सकता है। आजकल हैंडहेल्ड गैजेट्स आते हैं जो कि ये सब डेटा जो है इनको, ये जो दक्त हैं, अल्पदक्त, इनको जो है नाप सकते हैं और रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। बाद में उसको रिसर्च में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एतत् सरल प्रश्नावली भी कर बंधोपकरणैः हृदय गति मापनैश्च आरब्धुं शक्यते। संस्कृत अध्ययन और संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता। अब हम एक बड़े प्रश्न पर आते हैं। क्या संस्कृत अध्ययन संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता के निर्माण में योगदान दे सकता है? अधुना महत्वपूर्णं प्रश्नं पृच्छामः। संस्कृताध्ययनं संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमतायाः निर्माणे योगदानं दातुं शक्नोति वा? संस्कृत शिक्षण की प्रयोगशाला। संस्कृत शिक्षा में शुद्ध उच्चारण, स्वर, मात्रा, छंद, दीर्घ स्मरण, मौखिक त्रुटि संशोधन, व्याकरण, भाष्य और शास्त्रार्थ, अनेक जटिल संज्ञानात्मक अभ्यास एक साथ उपलब्ध है। संस्कृत शिक्षा में शुद्ध उच्चारण, स्वर, मात्रा, छंद, दीर्घ स्मरण, मौखिक त्रुटि संशोधन, व्याकरण, भाष्य और शास्त्रार्थ, अनेक जटिल संज्ञानात्मक अभ्यास एक साथ उपस्थित हैं। संस्कृत शिक्षायां शुद्धोच्चारणं, स्वरः, मात्रा, छंदः, दीर्घ स्मरणं, मौखिक त्रुटि संशोधनं, व्याकरणं, भाष्यं, शास्त्रार्थश्च अनेकाः जटिल संज्ञानात्मक अभ्यासाः संयुक्ततया सन्ति। हम यह दावा नहीं करेंगे कि इससे डिमेंशिया रुकता है। पहले ध्यान, स्मृति, भाषा और संज्ञानात्मक लचीलेपन पर प्रभाव जांचना होगा। एतत् स्मृति भ्रंश रोगः डिमेंशिया। एतेन स्मृति भ्रंश रोगः निवार्यते। एतेन स्मृति भ्रंश रोगः निवार्यते इति पूर्वमेव न वदेम। प्रथमं ध्यान, स्मृति, भाषा, संज्ञानात्मक लचीलतासु प्रभावः परीक्षितव्यः।
इसके बाद वृद्ध विद्वानों में दीर्घकालिक संज्ञानात्मक स्थिरता का अध्ययन किया जा सकता है। ततः वृद्ध विदुषां दीर्घकालीन संज्ञानात्मक स्थैर्यस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते। दीर्घकालीन संस्कृत अध्ययन, दीर्घकालीन संस्कृत अध्ययन एक बार विशेषज्ञ और सामान्य व्यक्ति की तुलना चयन प्रभाव को नहीं हटा सकती, सिलेक्शन बायस को नहीं हटा सकती। इसलिए छात्रों को प्रवेश से 5 या 10 वर्ष तक देखना चाहिए। विशेषज्ञ सामान्य जनयोः एक कालिक तुलना चयन प्रभावं न निराकरोति। अतः छात्राः प्रवेश कालात् 5 वा 10 वर्षाणि अनुवर्तनीयाः। समूहों में प्रथम वर्षीय छात्र, उन्नत छात्र, पाठशाला विद्यार्थी, वेद पाठी, अवधान अभ्यासक और वृद्ध विद्वान हो सकते हैं। समूहेषु प्रथम वर्षीयाः उन्नत छात्राः, पाठशाला छात्राः, वेद पाठिनः, अवधान अभ्यासिनः, वृद्ध विद्वांसश्च भवितुं शक्नुवन्ति। तुलना समूह आयु, शिक्षा, बहुभाषिकता और सामाजिक पृष्ठभूमि में यथासंभव समान होने चाहिए। तुलना समूहाः आयुषी, शिक्षायां, बहुभाषिकतायां, सामाजिक पृष्ठभूमौ च यथाशक्ति समानाः भवेयुः। तो बात यहाँ पे यह है कि जब हम रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, दो गुटों को, दो ग्रुप्स को एक दूसरे से हमें उनकी तुलना करनी होती है, कंपेयर करना होता है, और फिर उसके आधार पर हम जो है निष्कर्ष पर उतरते हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, जैसा हम कहते हैं। तो उसमें यह आवश्यक है कि कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ना हो, या कंफाउंडिंग की जहां पे पॉसिबिलिटीज हो, उनको, उनका निराकरण किस प्रकार से हो, इस विषय में हम पहले से ही, जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी, अनुसंधान की प्रक्रिया पर विचार कर रहे होते, तभी हमें यह विचार करना होता है। तो अगर आप दो गुटों को संस्कृत के इफेक्ट के लिए, संस्कृत का क्या प्रभाव पड़ता है उसके लिए, अगर आप दो गुटों को लंबे समय तक उनकी तुलना करनी है, तो आवश्यक है कि उनके जो बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक समान हो। तो इसलिए आवश्यक है कि उनको हम स्ट्रेटिफाई कर दें। तो प्रथम वर्षीय छात्र को प्रथम वर्षीय छात्र से, जिस आयु के हैं उस आयु के लोगों से, जितने प्रकार की भाषा बोलते हैं उतने प्रकार के दूसरे ग्रुप में, और फिर उसमें एक सांस्कृतिक अधिक भाषा लगा के और उसका जो हमको तुलना करना पड़ेगा, नहीं तो बायस आ जाता है। तुलना समूह आयु, शिक्षा, बहुभाषिकता और सामाजिक पृष्ठभूमि में यथासंभव समान होने चाहिए। तुलना समूहाः आयुषी, शिक्षायां, बहुभाषिकतायां, सामाजिक पृष्ठभूमौ च यथाशक्ति समानाः भवेयुः। तो क्या मापें, किस चीज का हम माप करें? प्रथम चरणे महंगा उपकरण पहले आवश्यक नहीं है। प्रथम चरणे महद मूल्यवान उपकरणम आवश्यकम नास्ति। बड़े बड़े उपकरणों का ईजी करा लें, एमआरआई करा लें, वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च अनुसंधान में हमको पहले उसकी जो है मेथोडोलॉजी, उसका ही ज्ञान होना चाहिए, और उसको अगर सही तरीके से लगाएं तो फिर किस प्रकार से अंतर को हमें मापना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कि लोगों के हमको एमआरआई करनी है या उनकी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग का ही डेटा को कंपेयर करना है, यह हम पहले से कर सकते हैं विचार। तो महंगा उपकरण पहले आवश्यक नहीं है। अच्छे व्यवहारिक और स्वास्थ्य मापन से शुरुआत करें। अब साधारण चीजें, विश्वसनीय व्यवहारिक स्वास्थ्य मापन ही आरंभ करणीय। सतत ध्यान, स्टूप, फ्लैंकर, कार्य परिवर्तन, शब्द स्मरण, स्टूप जैसे, स्टूप जो है न्यूरोसाइकोलॉजी में टेस्ट आता है। सस्टेन्ड अटेंशन, फ्लैंकर्स, कार्य परिवर्तन, शब्द स्मरण, कार्य स्मृति और मन भटकाव मापे जा सकते हैं। सततावधानम, स्ट्रूप परीक्षा, फ्लैंकर परीक्षा, कार्य परिवर्तनम, शब्द स्मरणम, कार्य स्मृति, मनो विचलनम च मापितुम शक्यन्ते। तो हमारे संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा समय न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के साथ बिता के देखें कि वो लोग किस प्रकार से जो है मनुष्य में उनके न्यूरोसाइकोलॉजिकल, न्यूरोकॉग्निटिव परफॉर्मेंस को मापते हैं। बहुत आसान होता है, कठिन नहीं है।
कठिन है, हर चीज को सीखना पड़ता है, तो इतना भी आसान नहीं है, पर सीखा जा सकता है। एमआरआई की टेक्नोलॉजी, कैसे एमआरआई को इस्तेमाल करके जो है लोग रिसर्च कर सकते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान लगाएं तो करने आ सकता है। उसके डेटा को किस प्रकार एनालाइज करना है वह सीख सकते हैं। तो संस्कृत के क्षेत्र में ही विभिन्न प्रकार के अनुसंधान वगैरह में हमारे संस्कृत के विद्यार्थी जो हैं वह अपना करियर बना सकते हैं। स्वास्थ्य तनाव चिंता अवसाद लक्षणानि, अवसाद लक्षणानि निद्रा हृदय गति एचआरवी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी चयनित समूह कॉर्टिसोल च मापनीय। स्वास्थ्य के लिए तनाव, चिंता, अवसाद लक्षण, नींद, हृदय गति, एचआरवी और चयनित समूह में कॉर्टिसोल मापा जा सकता है। इनको मापा जा सकता है। संस्कृत छात्र मूल पाठ, पाठ भेद, भाष्य परंपरा और शब्दों के शास्त्रीय अर्थ की जांच करेगा। वह सांस्कृतिक संदर्भ बचाएगा, अभ्यास की प्रामाणिकता जांचेगा और गलत अनुवाद को सुधारेगा। उसे प्रश्नावली, साक्षात्कार, शोध पत्र, अनुदान प्रस्ताव में सहलेखक और सह अन्वेषक के रूप में भाग लेना चाहिए। संस्कृत छात्रः मूल पाठम पाठ भेदम भाष्य परंपराम पदानाम शास्त्रीयार्थ च परीक्षेत, सह सांस्कृतिक संदर्भम रक्षेत, अभ्यासस्य प्रामाणिकतां परीक्षेत, अशुद्धानुवादं संशोधयेत, सह प्रश्नावलीषु साक्षात्कारेषु शोधपत्रेषु अनुदान प्रस्तावेषु च सह लेखकः सह अन्वेषकः च भवेत् च भवेत्। परंपरागत कौशल को छोड़े बिना वैज्ञानिक कौशल जोड़े जाने चाहिए। व्याकरण, दर्शन, भाष्य पठन और शास्त्रार्थ के साथ शोध नीति, सांख्यिकी, मनोमिति, डेटा संग्रह, आर या पाइथन और ऐसे वैज्ञानिक लेखन सीखें। पारंपरिक कौशलानी अपरित्यज्य, परंपरागत ज्ञान को बिना छोड़े अपरित्यज्य वैज्ञानिक कौशलानी योजनीयानी, वैज्ञानिक साइंटिफिक स्किल सेट्स जोड़े जाने चाहिए। योजनीयानी, व्याकरण, दर्शन, भाष्य पठन और शास्त्रार्थ के साथ व्याकरण, दर्शन, भाष्य पठन और शास्त्रार्थ के साथ शोध नीति, सांख्यिकी, मनोमिति, डेटा संग्रह, आर या पाइथन और वैज्ञानिक लेखन, साइंटिफिक राइटिंग, इसे सीखें, इसे सीखें। इससे इससे संस्कृत विद्यार्थी अतीत का व्याख्याता ही नहीं भविष्य का ज्ञान निर्माता बनेगा। एवं संस्कृत छात्रः केवलम अतीतस्य व्याख्याता न भविष्यस्य ज्ञान निर्माता भविष्यति, भविष्यस्य ज्ञान निर्माता भविष्यति। मैं अपने जो मैंने यह आईवी पंडित नामक एक प्रयास प्रारंभ किया है, यह अनायास ही निकला है। शौक, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते फिर उसके पीछे पढ़ते थे तो लगता था कि वाह, इस प्रकार की बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं, तो क्यों ना उसके ऊपर विचार किया जाए, अनुसंधान किया जाए। इस प्रकार से सोचते सोचते अब ऐसा लगता है कि इस बात को और आगे बढ़ाना चाहिए। और संस्कृत के क्षेत्र में जो विद्वान गण हैं वो लोग, उन सबसे, आप सबसे मिलकर उस क्षेत्र में मीनिंगफुल काम, जिससे कि हमारे समाज का कल्याण हो, ऐसा कुछ करें तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। मैं संस्कृत संज्ञान अवधान मस्तिष्क स्वास्थ्य अध्ययन केंद्र की स्थापना, ऐसा रखने का मेरा प्रस्ताव रखने की इच्छा है। इसमें पाठ संकल्पना प्रयोगशाला, अवधान ध्यान प्रयोगशाला, छात्र मानसिक स्वास्थ्य इकाई,
डिजिटल संस्कृत और कृत्रिम बुद्धि क्लिनिकल सहयोग और अनुसंधान प्रशिक्षण एकेडमी हो सकती है। इस प्रकार संस्कृत विश्वविद्यालय अध्ययन की सामग्री देने वाला नहीं बल्कि वैज्ञानिक नेतृत्व करने वाला संस्थान बनेगा। अहम संस्कृत संज्ञान अवधान मस्तिष्क स्वास्थ्य अध्ययन केंद्रस्य स्थापनां प्रस्तावयामि। अस्मिन् पाठ संकल्पना प्रयोगशाला अवधान ध्यान प्रयोगशाला छात्र मानसिक स्वास्थ्य विभाग डिजिटल संस्कृत कृत्रिम बुद्धि विभाग चिकित्सकीय सहयोग अनुसंधान प्रशिक्षण अकादमी च भवितुं शक्नुवन्ति। एवं संस्कृत विश्वविद्यालयः केवलम् अध्ययन सामग्र दाता न वैज्ञानिक नेतृत्वकर्ता संस्था भविष्यति। तो ये कुछ पायलट स्टडी इस प्रकार का कुछ कार्य करना चाहिए, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। पहला 12 महीने का कुछ पायलट प्रोग्राम जो है हमें सोचना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें। पहला अध्ययन सरल और व्यवहारिक होना चाहिए। 150 से 300 छात्र, एक संस्कृत विश्वविद्यालय और एक तुलना संस्था। प्रथमम अध्ययनम सरलम साध्यम च भवेत्। 150 से 300 छात्र हो, एकम संस्कृत विश्वविद्यालयम, एक संस्कृत विश्वविद्यालय हो, एका तुलना संस्था च, और एक तुलना के लिए संस्था हो। प्रवेश पर अभ्यास घंटे, ध्यान, स्मृति, नींद, तनाव और स्वास्थ्य मापे। जब बालक का प्रवेश हो रहा है तो उसके अभ्यास घंटे, ध्यान, स्मृति, नींद, तनाव और स्वास्थ्य मापे। 12 महीने बाद वही परीक्षण दोहराएं। प्रवेश समये अभ्यास घंटा अवधानम स्मृति निद्रा तनाव स्वास्थ्यम च मापयेत। 12 मासानंतरम पुनः परीक्षित। ईजी और एमआरआई को बाद में जोड़ें। पहले विश्वसनीय और दोहराने योग्य आंकड़े बनाएं। ईजी और एमआरआई इत्यादि पश्चात योजयेत। प्रथमं विश्वसनीयम पुनरुत्पाद्यम च दत्तांश निर्मीयताम। इसी एक कोहोर्ट से छात्र प्रबंध, सम्मेलन, शोध पत्र और बड़े अनुदान निकल सकते हैं। अस्मात् देकस्मात् समूहात् छात्र प्रबंधा सम्मेलन प्रस्तुतयः शोध पत्राणि महादानुदान प्रस्तावाश्च उत्पद्यन्ते। इसका वैज्ञानिक संदर्भ वह सोचते हैं हमारा कार्य आधुनिक साहित्य से जुड़ा होना चाहिए। तनाव और पूर्व ललाट क्षेत्र, प्रीफ्रंटल एरिया, संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन, ध्यान और मस्तिष्क तथा संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता और पबमेड साहित्य इस पे उपलब्ध हैं। इन लेखों को प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं, पर उनसे अधिक दावा ना करें। हर निष्कर्ष के साथ अध्ययन की सीमा भी बताएं। मुख्य सिद्धांत है कि अतिशयोक्ति ना हो, परिकल्पना हो, परीक्षण हो। तो हमने गीता से प्रारंभ किया और किस प्रकार हम संस्कृत विश्वविद्यालयों में और संस्कृत के विद्वानों के साथ मिलकर कुछ अनुसंधान के कार्य कर सकते हैं, उस पर बहुत ही मोटा मोटी लघु विचार प्रस्तुत किए। और इससे कुछ बड़ा कार्य किया जा सकता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि सब कुछ हमें पहले से ज्ञात था। अन्ते अहम सर्वम पूर्वमेव ज्ञातम इति वक्तुम न इच्छामि। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारी परंपराओं में गहरे प्रश्न, विशिष्ट अभ्यास और प्रशिक्षित विद्वान हैं। अब हमें कठोर नैतिक दीर्घकालीन और पुनरुत्पाद्य अनुसंधान करना चाहिए। संस्कृत विश्वविद्यालय केवल अतीत के संरक्षण स्थल न रहे, वे ध्यान, स्मृति, मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के केंद्र बने। संस्कृत विश्वविद्यालयाः केवलम अतीत संरक्षण स्थानानि न भवेयुः, ते ध्यान, स्मृति, मानसिक स्वास्थ्य, संज्ञानात्मक आरक्षित क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञानानां केंद्राणि भवेयुः। इसी विश्वास और इसी विचार के साथ
आप सबको मेरा नमस्कार है। धन्यवादः। नमस्कारः। हरि ओम। नमो नमः।